जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो सीरीज में महेश बर्णवाल के इतिहास सार संग्रह को पढ़ रहे हैं, जिसमें 14 अध्याय तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसके बाद आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 15 को पढ़ेंगे, जिसमें हर्ष और उसका जो साम्राज्य है उसको अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हर्ष जो साम्राज्य था उसमें पहला शासक पुष्यभूति वंश था। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। उसी के नाम पर यह पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हुआ। पुष्यभूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब यानी हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित कर ली तथा थानेश्वर यानी कि थानेसर को अपनी राजधानी बनाई। थानेश्वर के पुष्यभूति वंश यानी कि इसको फॉलो चार्ट से दिखाया गया है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो नरवर्धन शासक हुआ, उसके बाद राजवर्धन प्रथम हुआ, फिर आदित्यवर्धन हुआ जिसका विवाह महसीन गुप्त देवी से हुआ था। उसके बाद प्रभाकर वर्धन हुआ और नरसिंह गुप्त का बालादित्य इसको उसके बाद शासक हुआ। उसके बाद इसके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए, जो थे राजवर्धन टू, हर्षवर्धन और राजश्री। तो राजश्री को मौखरी रानी भी कहा जाता है। पुत्री का विवाह बल्लभी के ध्रुवसेन दूसरे के साथ हुआ। उसके बाद धारासेन चौथा जो बल्लभी के था ये शासक हुआ। इस प्रकार आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब प्रभाकर वर्धन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। उसे हूण यानी हरिण केसरी, सिंधुराज, गुर्जर प्रजागर और गंधाराधि गंध, द्विकुट हस्ती ज्वरों और सुगंधिराज के लिए महान हस्त ज्वर या घातक महामारी के समान लाट पाट वपाट चरो एवं लक्ष्मी लता परशु बताया गया है। ये यानी कि उसके नाम की उपाधि को इसमें बताया गया है कि किस किस नाम से उसको जाना जाता था। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने मौखरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अब जो मौखरी वंश थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मौखरियों ने बिहार व उत्तर प्रदेश में राज सत्ता स्थापित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। बल्लभी के शासकों ने गुजरात और पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लिया। उत्तर भारत में थानेश्वर के राजाओं ने हरियाणा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तथा धीरे धीरे कन्नौज की ओर बढ़े। उसने अपने पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहम वर्मा के साथ किया। प्रभाकर वर्धन ने की 3 संतानें पुत्री राजश्री, पुत्र राजवर्धन व हर्षवर्धन थे। प्रभाकर वर्धन के जीवन का अंतिम चरण पश्चिमोत्तर सीमा पर प्रभाव जमाए हुए हूणों से युद्ध करने में व्यतीत हुआ। अगला जो शासक है वो राजवर्धन है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा। उसी समय से उसे समाचार मिला कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया है तथा ग्रहम वर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर लिया है। इस घटना की सूचना पाकर राजवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया, परंतु शशांक यानी बंगाल का जो गौड़ शासक था ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद हर्षवर्धन आया। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। वह प्रभाकर वर्धन व यशोमती का पुत्र था। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन था। राजवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात उसने शशांक से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की तथा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वह कन्नौज की ओर बढ़ा। मार्ग में उसे कामरूप के राजा भास्करावर्धन का दूत हंसवेग मिला, जिससे हर्षवर्धन के समक्ष अपने राजा की ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे हर्ष ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ने पर उसे मंडी से सूचना मिली कि राजश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल चली गई है। आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राजश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी। हर्ष उसे वापस कन्नौज ले आया। ग्रहम वर्मन की हत्या के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर कन्नौज के मंत्रियों व राजश्री की सहमति से हर्ष कन्नौज का शासक बन गया। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया, जहाँ से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। यह प्रदेश 6ठी सदी के उत्तरार्ध से अचानक राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंच गया।
हर्ष के समय से लेकर कनौज का राजनीतिक शक्ति हर्ष के समय से लेकर कनौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा। उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था। कनौज का क्षेत्र दोआब के मध्य में था। 7वीं सदी में कनौज की उचित ढंग से किलाबंदी की गई। हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञान होता है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी। चीनी यात्री वेनसांग ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष इस देश में रहा। वेनसांग के अनुसार उसकी सेना में 60,000 हाथी तथा 1 लाख घोड़े थे। हर्ष सूर्य एवं शिव का उपासक था। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत तक विस्तृत था। पूर्वी भारत में उसे शय शासक से युद्ध करना पड़ा। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। वहाँ की जो प्रशासन कैसी थी उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। हर्ष के समय से शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति राष्ट्र में विभाजित था। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई। चीनी यात्री वेनसांग ने बताया है कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में विभाजित थी। एक भाग राजा के व्यय के लिए, दूसरा भाग धार्मिक कार्य के लिए रखा जाता था। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है: भाग, हिरण्य और तथा बलि। भाग कर भूमि कर था। यह राज्य की आय का मुख्य साधन था तथा कृषकों से उनकी उपज का 6ठा भाग लिया जाता था। हिरण्य कर नगद लिया जाता था जिसे संभवतः व्यापारी देते थे। बलि कर के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं थे। संभव है कि यह एक प्रकार का धार्मिक कर रहा होगा। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति के अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी जैसे सिंघनाद, ये सेनापति हुआ करता था। जो कुंतल होता था ये अश्व सेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त जो होता था ये हस्त सेना का प्रधान होता था। और सामंत या महाराज जो होता था ये नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था। वेनसांग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। वेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगिणी कहता था। हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई है। सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्रण है। नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष नाम लिखा है और उसे महेश्वर, सार्वभौम व महाराजधिराज कहा गया है। वेनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया। नेपाल में हर्ष संवत के प्रचलन के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर हर्ष का आधिपत्य था। हर्ष ने ओट्र यानी कि उत्तरी उड़ीसा, तत्पश्चात कोंगोंडा यानी दक्षिणी उड़ीसा का गंजाम जिला व कलिंग पर विजय प्राप्त की। इन विजयों के पश्चात हर्ष उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और उसने सकलोत्तरपथनाथ की उपाधि धारण की। वेनसांग का विवरण। हर्ष के शासनकाल का महत्व चीनी यात्री वेनसांग के भ्रमण को लेकर है। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए भारत पहुंचा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन किया। आचार्य शिलभद्र हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया। उक्त चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय पाटलिपुत्र, वैशाली पतन की अवस्था में थे। वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। इस यात्री ने मेहतर, चंडाल आदि अछूतों का वर्णन किया है। वे गांव के बाहर बसते थे और लहसुन प्याज खाते थे। चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री जिसमें पहला था वेनसांग जो 636 ईस्वी से 45 ईस्वी तक रहा था। हर्षवर्धन के समय में भारत आया। भास्कर वर्मन तथा हर्षवर्धन की राज्यसभा में रहा। उसके बाद दूसरा फाहियान जो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक इसने भारत में रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया। चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था। उसके बाद है इतिसंग जो 671 से 95 ईस्वी को माना जाता है। समुद्री मार्ग से ये भारत आया था। चीन में दूध भेजने वाले शासक यानी भारत के भी जो शासक थे जो चीन में दूध को भेजे थे उसमें पहला था हर्षवर्धन
ये पुष्यभूति वंश के शासनकाल में गया था। नरसिंह द्वितीय जो था नरसिंह द्वितीय शासक था नरसिंह द्वितीय, जिसके शासनकाल में जो पल्लव शासक थे इनके द्वारा भेजा गया था। उसके बाद यशोवर्मन शासक जो कन्नौज नरेश के शासन में भेजा गया था, और कुलतुंग प्रथम था जो चोल वंश में के द्वारा भेजा गया था। बौद्ध धर्म और नालंदा। तो सबसे विख्यात केंद्र नालंदा महाविहार था, जहां बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय था। ऐसा कहा गया है कि इस महाविहार में 10,000 छात्र थे, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु थे। उन्हें महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। एक अन्य चीनी यात्री इतिसंग 670 ईस्वी में नालंदा आया। उसके अनुसार इस महाविहार में केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से होता था। इतिसंग ने इस संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया था। हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। वह आरंभिक जीवन में शैव था, परंतु धीरे धीरे बौद्धों के प्रभाव से उसने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में शास्त्रार्थ का आरंभ वेनसांग ने किया। कन्नौज के बाद उसने प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया, जहां हर्ष ने अपने शरीर के वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं को दान कर दिया। बाण भट्ट ने अपने आश्रयदाता के आरंभिक जीवन का चाटुकारितापूर्ण चित्रण हर्षचरित नामक पुस्तक में किया है। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये चैप्टर ये समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य। इसमें पहला जो राजवंश है वो वाकाटक राजवंश है। तो चलिए हम लोग वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। वाकाटकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान दिए। इन अनुदानों के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्रपत्रों से मिलते हैं। इन्हीं ताम्रपत्रों से वाकाटक प्रकाश में आए। वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। उन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ किए। सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदेशों और सामाजिक संस्था को दक्षिण की ओर विस्तारित करने में सेतु का काम किया। पुराणों के अनुसार बिंद शक्ति वाकाटक राज्य का संस्थापक था। उसकी आरंभिक राजधानी पुरिका में थी। उसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की गई है। प्रवरसेन प्रथम, इसका जो शासन था वो 275 से 325 ईस्वी तक रहा था। वाकाटकों को शक्ति का विस्तार बिंद शक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने किया। वाकाटकों में यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने महाराज यानी सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन प्रथम ने ब्राह्मण धर्म की महत्ता स्थापित की तथा 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ, इसके अतिरिक्त अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन प्रथम वाकाटक वंश का शासक बना। उसने संभवतः गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए, जिससे समुद्रगुप्त ने उसके साथ राज छोड़ दिया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उस सूची में वाकाटकों का नाम नहीं मिला है। पृथ्वीसेन प्रथम, जिसका शासक 360 से 385 ईस्वी तक रहा था। रुद्रसेन के उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम बना। उसने बासिम की शाखा के शासक विंध्यसेन से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा तथा विंध्यसेन ने कुलंत राज को जीता और इस कार्य में पृथ्वीसेन ने उसकी सहायता की। अगला जो शासक था वो रुद्रसेन द्वितीय था, जो 385 से 390 ईस्वी तक शासन किया। पृथ्वीसेन ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से कर दिया। इस वैवाहिक संबंध से दोनों राजवंशों का लाभ हुआ, परंतु अधिक लाभ गुप्तों को हुआ। उसने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म त्याग दिया और वैष्णव धर्म को अपना लिया। रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी प्रभावती गुप्त अपने बड़े नाबालिग पुत्र दिवाकर सेन की संरक्षिका बनी। संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्त ने 13 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को अच्छा से ये धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये जो मेरे पास बुक है इसका PDF ऐसे ही है। आगे कोशिश करूँगा कि इसकी क्वालिटी को अच्छे से इम्प्रूव करूँ, तो आगे आप लोग बने रहिएगा। अगला है प्रवरसेन द्वितीय। तो वाकाटक वंश की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक प्रवरसेन द्वितीय था। उसका आरंभिक नाम दामोदर सेन था। उसने सेतु बंधन नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। उसे नई राजधानी प्रवरपुर बनाने का श्रेय दिया जाता है। वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष तक दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चालुक्य को अपने को ब्रह्मा, मनु या चंद्र के वंशज मानते थे। अगला जो वंश था वो चालुक्य वंश था।
तो चलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चालुक्यों ने छठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कनों में अपना राज स्थापित किया। अपनी राजधानी उन्होंने वातापी यानी कि आधुनिक आधुनिक नाम है बादामी में बनाई, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। इस काल में दक्षिण में कोई भी अन्य शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं हुई जितना बादामी का चालुक्य राज हुआ। अगला शासक था चालुक्य राजवंश, जो फॉलो चार्ट के द्वारा दिखाया गया है, जिसमें बादामी के चालुक्य वंश जयसिंह हुआ, फिर रणराम हुआ और उसका पुत्र पुलकेशिन प्रथम हुआ। अगला पुलकेशिन प्रथम के दो पुत्र हुए, जिसमें एक कीर्तिवर्मन प्रथम हुआ और एक हुआ मंगलेश। अब जो कीर्तिवर्मन प्रथम था, इसके दो पुत्र हुए, पुलकेशिन द्वितीय और विष्णुवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय का भाई विष्णुवर्धन हुआ। दोनों चालुक्य वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। इसके बाद जो विष्णुवर्मन था, इसके चार पुत्र हुए, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय और पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल वातापी बीजापुर जिले के कर्नाटक में था। उदय स्थल बादामी होने के कारण ये बादामी के चालुक्य कहे जाते हैं। इन्हें आरंभिक पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। पुलकेशिन प्रथम, जिसका शासन 543 से 566 ईस्वी तक रहा। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। उसने सत्याश्रय व रण विक्रम जैसी उपाधियों को धारण की। उसे श्री पृथ्वी बल्लभ भी कहा जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम, तो पुलकेशिन प्रथम के बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम सिंहासन पर बैठा। इसने कई शासकों को पराजित कर उसके राज्यों पर अधिकार कर लिया। महाकूट स्तंभ लेख में उसे बहुसुवर्ण अग्नियोष्टम यज्ञ करने वाला कहा गया है। इसे वातापी का प्रथम निर्माता कहते हैं। अगला शासक हुआ मंगलेश, जिसका शासनकाल 597 से 610 ईस्वी हुआ। कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के समय उसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अवयस्क था, अतः उसके छोटे भाई मंगलेश ने पुलकेशिन के संरक्षण के रूप में चालुक्य शासन की बागडोर संभाली। नुनेर दानपत्र तथा महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार उसने कलचूरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर अधिकार किया। रेवती द्वीप उस समय गोवा को कहा जाता था। पुलकेशिन द्वितीय, जो शासन इसका था 610 से 642 ईस्वी तक। पुलकेशिन प्रथम का पौत्र एवं कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का चौथा व सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक था। उसने सत्याश्रय श्री पृथ्वी बल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी उसके एहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है, जिसमें उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ग्रंथि प्रशस्ति वर्णित है। पुलकेशिन द्वितीय विंध्याचल के दक्षिण में संपूर्ण दक्षिण भारत का अधिपति बन गया। चीनी यात्री वेनसांग 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय की राज्यसभा में आया और उसके राज्य का भ्रमण किया था। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाक कुओं का उदय हुआ। ये नागार्जुनी कोंडा और धरनी कोटा में अनेक स्मारक छोड़ गए। इन्होंने कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई। उसके बाद है कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलप द्वितीय था। जो कल्याणी के चालुक्य वंश के जो संस्थापक था, वो तैलप द्वितीय को माना जाता है। तैलप द्वितीय का परमार शासक मुंज से दीर्घकालीन संघर्ष हुआ, जिसका उल्लेख साहित्य तथा लेखों में मिलता है। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तैलप द्वितीय ने मुंज के राज पर 6 बार आक्रमण किया, किंतु प्रत्येक बार पराजित हुआ। सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बना। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित किया। चोल नरेश राज ने सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरह परास्त कर दिया। विजयेंद्र की उपाधि धारण की। सोमेश्वर प्रथम ने परमारो की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण कर वहां के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। अन्य लेखों से पता चलता है कि चालुक्यों ने धारा नगरी को जला दिया तथा मांडू पर अधिकार कर लिया। सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुंडलम संगम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ। चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। विक्रमादित्य चौथा, जो 1076 से 1126 ईस्वी तक शासन किया। सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया, जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है।
विक्रमादित्य 6 के राज्यारोहण के पश्चात चोल चालुक्य संघर्ष कुछ समय तक स्थगित रहा। उसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण था। एक कुशल योद्धा तथा साम्राज्य के निर्माता होने के साथ साथ विक्रमादित्य जो 6 था आदित्य साहित्य एवं कला का भी महान उन्नायक था। उसने विक्रमपुर नामक एक नया नगर बसाया था। भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर एवं विशाल झील का निर्माण करवाया। उसकी राज्यसभा में विक्रम कंदवर्चित के रचयिता विल्हण तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। विल्हण उसके राजकवि थे। विक्रमादित्य 6 कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। उसकी मृत्यु के पश्चात कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन प्रारंभ हो गया। विक्रमादित्य 6 के पश्चात सोमेश्वर तृतीय चालुक्य वंश का शासक बना। उसने भूलो कमल एवं त्रिभुवन मल्ल जैसी उपाधियां ग्रहण की। सोमेश्वर तृतीय की विजयों की उपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। वह स्वयं एक बड़ा विद्वान था जिसने मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक तैलप तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वराह था। चालुक्यों के शासन काल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता था। इनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती थी। एहोल को मंदिर का नगर कहा जाता है। एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है, यानी कि टाउन्स ऑफ टेम्पल्स। अगला है पल्लव राजवंश। तो चलिए अब हम लोग पल्लव राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इक्ष्वाकुओं के अपदस्थ कर उसने स्थान पर पल्लव आए। पल्लव शब्द का अर्थ लता का वाचक होता है। पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची यानी कि आधुनिक कांचीपुरम में बनाई। अब यहाँ पे जो पल्लव वंश है उसको फ्लो चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला है सिंह वर्मन। इसके 2 उत्तराधिकारी हुए, सिंह विष्णु वंश और भीम वर्मन वंश। सिंह विष्णु वंश में महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ, उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय हुआ, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम हुआ, नरसिंह वर्मन द्वितीय हुआ, फिर परमेश्वर वर्मन द्वितीय हुआ, जो सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक था। अगर इसमें हम लोग देखें कि भीम वर्मन वंश, तो इसमें बुद्ध वर्मन हुआ, उसके बाद आदित्य वर्मन हुआ, फिर गोविंद वर्मन हुआ, फिर हिरण्य वर्मन हुआ, और उसका जो पुत्र था वो नंदी वर्मन द्वितीय हुआ, फिर दंती वर्मन हुआ और नंदीवर्धन तृतीय हुआ। आगे चलकर नंदीवर्धन तृतीय के 3 बेटे हुए, यानी कि 3 उत्तराधिकारी, नृपतुंग, अपराजित और कंपन वर्मन। तो चलिए हम लोग इसमें वन बाय वन करके देखते हैं। पहला देखेंगे हम लोग सिंह विष्णु, जिसका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी तक था। पल्लवों का प्रथम प्रमुख शासक सिंह विष्णु था। उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। वह एक वीर व पराक्रमिक शासक था। उसने चेर, चोल, पांड्य, मलय, मालवा, कलभ्रम व सिंहल के राजाओं को युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया। सिंह विष्णु वैष्णव मतैनाई तथा उसने कला को प्रोत्साहन दिया। उसके समय में मामल्लपुरम व आदिवरा गुहा मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मंदिर में सिंह विष्णु व उनकी 2 रानियों की प्रतिमा स्थापित की गई। सिंह विष्णु की राज्यसभा में संस्कृत महाकवि भारवी निवास करते थे, जिन्होंने कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य की रचना की। अगला शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र प्रथम बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। इसने मत विलास, प्रहसन तथा भगवद जुकियम लिखा। इसके समकालीन चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण कर पल्लवों व चालुक्यों के मध्य लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक संघर्ष को प्रारंभ किया। उसने शैव संत अप्पर के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया। अगला शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल 630 से 668 ईस्वी तक रहा। महेंद्र वर्मन प्रथम के पश्चात उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम कांची के राजगद्दी पर बैठा। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने परियल, मणिमंगलम और सुरमार के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को हराकर बतापी कोण की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग की कांची आया। अगला है नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्लपुरम या फिर
नामक एक नए नगर की स्थापना की। इस नगर में उन्होंने अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से धर्मराज मंदिर अब तक विद्यमान है एवं उसके गौरव व महत्ता का साक्षी है। उसने द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ किया उसे मामल शैली कहा जाता है। अगला शासक हुआ नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो 700 से 725 ईस्वी तक शासन किया। यह परमेश्वर वर्मन का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। उसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा, अतः कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर एवं ऐरावतेश्वर के विशाल मंदिर तथा मल्लपुरम के अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने राजसिंह, आगम प्रिय व शंकर भक्त आदि उपाधियां धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची व घटिका की स्थापना की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन में दूत मंडल भेजा था। कदम्बों की चौथी सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता कायम की थी। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केनरा जिले में बैजयंती व बनवासी में बनाई। पल्लवों के दूसरे महत्वपूर्ण समकालीन गंगा थे। उन्होंने चौथी सदी में के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन कायम किया। वे पश्चिमी गंगा और मैसूर के गंग कहलाते थे। पल्लवों ने अधिकांशतः कर मुक्त ग्राम दान ब्राह्मणों को दिए। आरंभिक पल्लवों ने 16 भूमि अनुदान पत्र मिले हैं। चौथी सदी में कलभरों के नेतृत्व में हुए विद्रोह का असर पल्लवों पर तथा उनके समकालीन पड़ोसियों पर पड़ा। पल्लव चालुक्य संघर्ष। तो पल्लव चालुक्य संघर्ष के क्रम में पहली महत्वपूर्ण घटना चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में घटित हुई। उसके समय में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। उसके राज दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यह प्रशस्ति उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कदम्बों की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया। उसने नर्मदा के किनारे हर्ष की सेना को पराजित कर उसे दक्कन की ओर बढ़ने से रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी के द्वाब पल्लवों से छीन लिया। यह द्वाब बेगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई जो बेगी के चालुक्य वंश कहलाने लगे। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजधानी वातापी पर लगभग 642 ईस्वी में अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन ने वातापी कुंड और वातापी विजेता की उपाधि धारण की। उसके बाद वहाँ की जो मंदिर थी वो कैसे होती थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यज्ञ अनुष्ठानों के अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा लोकप्रिय होती गई। 7वीं सदी में वैष्णव प्रवर अलवार संतों ने वैष्णव संप्रदाय को तथा नयनार संतों ने शैव संप्रदाय को फैलाया। मामल शैली या नरसिंह वर्मन शैली, इस शैली में रथ तथा मंडप दोनों का निर्माण हुआ। इस शैली के निर्मित सभी स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। यहाँ मुख्य पर्वत 10 मंडप बनाए गए हैं। इनमें आदि वराह मंडप, महिष मर्दिनी मंडप, पंच पांडव मंडप तथा रामानुज पांडव मंडप प्रसिद्ध है। रथ शैली का मंदिर एकास्मक है। प्रमुख रथ मंदिरों को सप्तपुगैंडा कहा जाता है। इनमें 7 रथ मंदिर हैं, जैसे द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा बलैंकुटय रथ। ये सभी शैव मंदिर हैं। इनमें सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। धर्मराज रथ सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सबसे बड़ा है। इसके ऊपर पिरामिड आकार का शिखर है। पट्टडकल में 7वीं 8वीं सदी में बने 10 मंदिर हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष का मंदिर। अब वहाँ की जो सामाजिक ढांचा थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो समाज पर राजाओं और पुरोहितों का दबदबा था। 300 से 750 ईस्वी की अवधि में पुरोहितों ने भूमि दान के बल पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व जमाया। राजाओं और पुरोहितों के नीचे किसान आते थे जो अनेक कृषक जातियों में बटे थे। वाकाटक, पल्लव, कदम्ब और पश्चिमी गंग राजाओं ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की। ग्रामीण विस्तार। इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव मिलते हैं, ऊर, सभा और नगरम। ऊर गांव सबसे अधिक प्रचलित था, जिनमें किसान जातियों के लोग बसते थे तथा भूमि पर उन लोगों का संभवतः सामुदायिक स्वामित्व होता था। सभा कोटि के गांव में ब्रह्मदेय अर्थात ब्राह्मणों को दिए गए गांव में भूमि पर दान भोगी ब्राह्मण का व्यक्तित्व स्वामित्व होता था। नगरम कोटि का गांव वह होता था जहां व्यापारियों और
वणिकों का मिला जुला वास होता था एवं उनकी प्रभुत्व रहता था। चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठजन करते थे, जो महाजन कहलाते थे। किसानों पर कर भार, उपज के एक हिस्से के रूप में लिए जाने वाले भूमि कर के अतिरिक्त राजा अन्न और स्वर्ण के रूप में नजराना ले सकता था। गांव के सभी खाने और छिपे खजाने राजा के होते थे। राजा को भिष्ट अर्थात बेगार का अधिकार था, यानी कि मुफ्त में काम करवाने का अधिकार राजा को था। उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा चैप्टर है अध्याय 17 दर्शन का विकास। तो चलिए इस वीडियो में इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं और ये जो प्राचीन भारत है ये यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग शुरू कर लेते हैं। प्राचीन भारत के दर्शन में दर्शन की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण परंपरा रही है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं इस बात पर सहमत थी कि मनुष्य को अपने जीवन में 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और ये 4 लक्ष्य भारतीय दर्शन के 4 पुरुषार्थ कहलाए हैं, जिसमें पहला पुरुषार्थ था धर्म, यानी जीवन का पहला लक्ष्य धर्म होता था। और धर्म का अर्थ होता है सामाजिक व्यवस्था का विनियम और लक्ष्यों की जो प्रबंध था वो राज्य के संबंधित मुद्दों की चर्चा धर्मशास्त्र में की गई है। दूसरा था अर्थ, तो आर्थिक संसाधन से इसका ये अर्थ था और अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। तीसरा था काम, यानी शारीरिक सुख भोग या प्रेम से था। ये काम शास्त्र काम सूत्र की रचना यौन विषयों पर विस्तार में प्रकाश डालने के लिए की गई थी। और उसके बाद चौथा था मोक्ष, यानी कि मुक्ति। दर्शन के संबंध में कई ग्रंथ हैं जिसमें मुक्ति की चर्चा की गई है। आगे हम इसमें देखेंगे अर्थ संबंधी विषयों का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया गया और समाज को सुव्यवस्थित बनाने वाली विधि पर धर्मशास्त्र की रचना हुई। शारीरिक सुख भोग का विवेचन काम सूत्र में किया गया और मोक्ष मुख्यतः दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय रहा, जिसका अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार है। प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या 6 मानी गई है, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है, जिसमें पहला है सांख्य। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तन महर्षि कपिल को माना जाता है। इस दर्शन का सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है। सांख्य की व्युत्पत्ति सांख्य शब्द से हुई है। सांख्य दर्शन के अनुसार संसार की सृष्टि के लिए देव शक्ति का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं है। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से होती है। सांख्य अपने आरंभ काल में भौतिकीवादी था, परंतु बाद में आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गया। उसके बाद दूसरा है योग। तो योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलधार है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? तो धर्म या सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ या आर्थिक संसाधन, काम या शारीरिक सुख भोग तथा मोक्ष या आत्मा का उद्धार ही क्या कहलाता है? पुरुषार्थ कहलाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के आसन अर्थात विभिन्न स्थिति में दैहिक व्यायाम तथा प्राणायाम अर्थात श्वास के व्यायाम बताए गए हैं। उसके बाद है न्याय। तो न्याय या विशेषण पद्धति का विकास तर्कशास्त्र के रूप में हुआ है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से संभव है। इस दर्शन का तर्क का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका उदाहरण नीचे देखा जा सकता है। पर्वत अग्नि युक्त है क्योंकि वहाँ धुआं है। जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग रहती है, जैसे रसोई घर में। उसके बाद है वैशेषिक। तो वैशेषिक दर्शन द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों के विवेचन के को महत्व देता है। वह सामान्य और विशेष के मध्य अंतर करता है। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के मेल से नई वस्तुएं निर्मित होती है। वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है। वैशेषिक दर्शन ने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया। उसके बाद प्रमुख जो दर्शन और उसके प्रतिपादक हैं उनके बारे में दिया गया है। तो चलिए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जिसमें पहला है सांख्य दर्शन। इसका विवरण के रूप में दिया गया है कि यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। जगत का क्रमिक विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होती है। 3 गुणों सत्व, रज और तम का सिद्धांत अपनाया गया है। मूल तत्व 25 है, जिसमें पृथक तत्व प्रकृति है। इसका आधार ग्रंथ सांख्य सूत्र है और प्रतिपादक कपिल मुनि हुए हैं। तो जो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है वो कपिल मुनि है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। न्याय दर्शन दूसरा है। न्याय दर्शन इसका जो विवरण है वो वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को
को भी मानता है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी पदार्थ को मानते हुए उसमें एक नया पदार्थ अभाव जोड़ता है। ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। इसका जो आधार ग्रंथ है वो न्याय सूत्र है और जो प्रतिपादक है वो अक्षपाद गौतम है, यानी न्याय दर्शन का जो प्रतिपादक है वो गौतम। अगला है योग दर्शन। तो विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन योग दर्शन है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई गई है। आत्मनियंत्रण तथा आत्मयातना को सर्वोपरि माना गया है। इसका जो आधार ग्रंथ है ये योग सूत्र है और जो इसके प्रतिपादक थे वो पतंजलि थे। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? पतंजलि थे। अगला है वैशेषिक दर्शन। तो इसमें विश्व का यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक और वस्तुवादी दर्शन है। विश्व की परमाणविक स्वरूप तथा आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः पहचान लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत करता है। ये इसका जो आधार सूत्र है ये वैशेषिक सूत्र है और इसके जो रचनाकार हैं वो कणाद या उल्लुक है, यानी वैशेषिक दर्शन के जो रचनाकार हैं वो कणाद या उल्लुक। अगला है मीमांसा। तो वेदों में कर्म कांडों सहित ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध है। वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है और जो आधार सूत्र है वो पूर्व मीमांसा सूत्र है और इसके जो रचनाकार हैं वो जैमिनी है। तो मीमांसा का रचनाकार जैमिनी। लास्ट है वेदांत। केवल ब्रह्म को ही सत्य मानता है। जीवात्मा को ब्रह्म में लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसके जो आधार सूत्र हैं वो ब्रह्म सूत्र हैं और जो रचनाकार हैं वो बदरायन हैं। तो जो वेदांत है, वेदांत के रचनाकार हैं बदरायन, जो वेद व्यास के नाम से भी विख्यात हुए थे। इसको हम लोग अब 1-1 करके देखेंगे। मीमांसा को पढ़ेंगे, वेदांत को पढ़ेंगे। मीमांसा का मूल अर्थ तर्क करने और अर्थ लगाने की कला है। इसके अनुसार मोक्ष वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। मीमांसा के अनुसार वेद में ही कही गई बातों सदा सत्य है। इस दर्शन का मूल लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। मीमांसा दृढ़तापूर्वक बताती है कि मोक्ष पाने के लिए यह करना चाहिए। वेदांत। तो वेदांत का अर्थ है वेद का अंत। ईसा पूर्व 2वीं सदी में संकलित बदरायन का ब्राह्मण सूत्र इसी दर्शन का मूल ग्रंथ है। इस पर 2 प्रख्यात भाष्य लिखे गए हैं, जिनमें पहला शंकर द्वारा 12वीं सदी में लिखा गया। शंकर ब्राह्मण को निर्गुण बताते हैं किंतु रामानुजन के अनुसार ब्राह्मण सगुण है। शंकर ज्ञान को मोक्ष का मुख्य कारण मानते हैं किंतु रामानुजन भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है। अनेक प्रत्येक वस्तु माया अर्थात अवास्तविक है। आत्मा और ब्रह्मन में अभेद है। अतः जो कोई आत्मा को या अपने आप को पहचान लेता है उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म और आत्मा दोनों शाश्वत और अविनाशी है। कर्मवाद भी वेदांत के साथ जुड़ गया, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टि। सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल ने बताया कि मानव का जीवन प्रकृति की शक्ति के द्वारा रूपायित होता है। भौतिकवादी दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक चार्वाक हुए। इस दर्शन का नाम लोकायत पड़ा, जिसका अर्थ सामान्य लोगों से प्राप्त विचार है। वह किसी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता था। चार्वाक का वास्तविक योगदान उसकी भौतिकवादी दृष्टि है। वह किसी भी कार्य में दिव्य या अलौकिक हाथ को नकारता है तथा मानव को सभी क्रियाओं का मूल मानता है। तो दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हो गया, यानी कि जो प्राचीन काल हम लोग पढ़ रहे थे तो प्राचीन काल में ये समाप्त हो गया। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद।